The hard fact today is that terrorists and their patrons know that India will not impose any heavy cost on them for terrorism and other massacre of innocent people. And even if they do, vote bank politics would bail them out. इसलिए सवाल आज फिर उठाना चाहूँगा, सोनिया जी, अब आप ही से पूछता हूँ, अफजल गुरु को फांसी क्यों नहीं दी जाती और कब तक रोकेंगी आप और आपकी सरकार? मित्रों, एक अंतिम मुझे बात कहनी है, बस एक लाइन में। चिदंबरम साहब ने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान असुरक्षित है। आज के हिंदुस्तान टाइम्स में और 2-3 अखबारों में बोल्ड हेडलाइन है, सारा अर्बन इंडिया इनसिक्योर है। मिस्टर चिदंबरम, if you feel that the entire urban India is insecure and vulnerable, why should you remain secure as a home minister? ये सवाल उठाना चाहेंगे। बस मित्रों, मेरी ओर से इतना ही था। अब आपके जो सब भारत सरकार के बड़े ही गुणी गृह मंत्री ने कल मुंबई में टिप्पणी की है कि पूरा शहरी भारत आतंकवाद के गंभीर साए में रह रहा है और कभी भी हमला हो सकता है। चिदंबरम जी, आप कृपया ये बताइए, अगर पूरा हिंदुस्तान असुरक्षित है तो गृह मंत्री के रूप में आपकी कुर्सी कैसे सुरक्षित है और कब तक रहनी चाहिए? इसी में एक सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, उसमें एक चीज और संशोधन करना चाहूंगा कि नैतिकता उनकी जागृत हुई और उन्होंने सोनिया जी के इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। आज एक खबर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस्तीफे की पेशकश की राजनीति से आतंकवाद को आज जोड़ना नहीं चाहता हूं। ये बड़ा खतरा है। उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। चौहान साहब को उनकी पार्टी में बहुत लोग पसंद नहीं करते, महाराष्ट्र में आप जानते हैं। लेकिन कृपया करके आतंकवाद के नासूर की गंभीरता को समझे सरकार। इसलिए आज मैंने ये बड़े सवाल उठाए हैं और मैं फिर दोहराता हूं, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी प्रामाणिक कार्रवाई करेगी, हम सहयोग देंगे। लेकिन क्या वो इच्छा शक्ति है? आपने जो भारत पाकिस्तान रिश्तों की बात उठाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी लेवल टॉक शुरू हुई है वो अब बंद हो जाएं? Sir, my question is also corollary to this, that as of now, the LT militants have been killed in crossfire attacks. स्मिता जी, आपको मालूम है कल अडवाणी जी ने स्वयं इस पर चर्चा की है। हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गडकरी जी ने भी इस विषय को कई बार रखा है। बातचीत किस बात के लिए? और इसलिए आज मैंने एक सैद्धांतिक सवाल उठाया है। शांति की पहल की बातचीत और आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान की सरहद से दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब भी पाकिस्तान से रिश्तों की पहल हुई, लेकिन आगरा की बातचीत भी टूटी। लेकिन जब मुशर्रफ साहब 6 जनवरी 2004 को पहली बार माने कि पाकिस्तान के सरहद से भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी आतंकवाद की, ये सरकार भूल गई है आज। इसलिए कल जैसा अडवाणी जी ने कहा है, आईएसआई को तो एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की आवश्यकता है। जहां तक एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, व्हाट इज हैपनिंग इन Kashmir Valley today about Lashkar-e-Taiba terrorists coming and attacking, it only reinforces what I have just said. The country needs to have a sound strategy against terrorism and their patrons, which includes no dialogue till Pakistan the import of terror into India. मैं तथ्यों की जानकारी मालूम करूंगा। मैं भी 2 घंटे पहले दिल्ली आया हूं, मैं मालूम करूंगा। धन्यवाद। अब आज के इस गंभीर वो मैं अलग से टिप्पणी करूंगा। Well, the Home Minister is insecure and has no satisfactory answer to the burning questions, he becomes technical.
देखिए, अगर किसी को पोटा के पीस से चिढ़ है तो उसका आप एक दूसरा नाम दे दीजिए। लेकिन जैसा हम लोगों ने कई बार आपको पूर्व में बताया है कि राजीव गांधी के हत्यारे भी टाटा के तहत ही कन्विक्ट हुए और पोटा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया संवैधानिक कि ये ठीक है। आज जब एक सांप्रदायिक सौहार्द है तो आप उस कानून का दबाव दे रहे हैं, वो कैसा आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। और जब देश में सारे सिक्योरिटी एजेंसीज, सुरक्षा बल के लोग और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग करते हैं तो आप खामोश हैं। ये आप गंभीर नहीं इस लड़ाई में, इसका संकेत है। रवि जी, ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया है मुंबई अटैक पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी राजनयिक से बात करते हुए कहा था कि हिंदू आतंकवाद देश के लिए अधिक चिंता की बात है। बाद में जब हम लोगों ने दबाव दिया तो उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की। राहुल गांधी से मेरा एक सवाल यही है कि पहले ये बताएं कि इस बारे में उनकी धारणा बदली है कि अभी भी वही है। ये पहला सवाल है। और दूसरा, राहुल गांधी ने भारत की तुलना इराक और अफगानिस्तान से परोक्ष रूप से की और उनके प्रमुख सिपहसालार दिग्विजय सिंह ने तो भारत की तुलना पाकिस्तान से कर डाली कि पाकिस्तान में भी हमले होते हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में श्रीमान दिग्विजय सिंह सबसे आगे हैं। तो अगर इसी मानसिकता से राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे किए जाने की कोशिश में हैं तो मुझे देश की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता होती है। उनका जो कहना है कि 99% जो है आतंकवादी हमले रोके गए हैं। राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते ठीक से, इसलिए मैंने 4-5 घटनाओं का जिक्र कर दिया। 1.5 साल का ही किया, मैं पहले नहीं जा रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी ताकत है, आर्थिक ताकत है। G20 में मनमोहन सिंह बैठते हैं और बोलते हैं इंडिया इज एन इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। और जो इस देश के दूसरे सबसे प्रभावी व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रभावी व्यक्तियों की तुलना में मनमोहन सिंह का नंबर 3 है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, फिर मनमोहन सिंह। तो दूसरे जो प्रभावी व्यक्ति हैं वो ये तुलना कर रहे हैं अफगानिस्तान से, इराक से। तो शायद राहुल गांधी जी, आपको हिंदुस्तान को भी और समझने की जरूरत है। रविशंकर जी, गुरजी और सीमी पर कोई बोले कि सीमी के लड़के मुस्लिम लड़के गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो सियासत हो जाती है। लेकिन जब आरएसएस का नाम आता है, अजमेर बम धमाका और मालेगांव का जिक्र आता है तो आप सब बोलने लगते हैं, ये क्या है? देखिए, पहली बात मैं एक बात कहूंगा, इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवाद का ना कोई दीन होता ना कोई ईमान होता, और जिसने भी आतंकवादी कार्रवाई की उसको जरूर पकड़िए। लेकिन अगर आरएसएस के खिलाफ कोई प्रामाणिक एविडेंस नहीं है, फिर भी पॉलिटिकल कारणों से आरएसएस को फंसाने की कोशिश की जाए, जो ये सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसकी हम भर्त्सना करेंगे और करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत ही प्रामाणिक राष्ट्रभक्त संगठन है और मैं एक बाल स्वयंसेवक रहा हूं, गर्व से कह सकता हूं, अगर भारत के प्रति मेरी भक्ति जगी है तो उसमें संघ की शाखा का स्थान है। और ऐसे वही नड्डा जी हैं, बाकी लोग हैं, और ऐसे संगठन को ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रवि जी, आपने कहा कि जो आईबी के बहुत से अच्छे ऑफिसर जो हैं इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर से उनके खिलाफ मुहिम हो जाएगी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, वजह कोई भी हो? हमने एक साफ बात कही, वो राजनीतिक दबाव में लगते हैं। ऐसी क्या बात है कि गुजरात के खिलाफ, मध्य प्रदेश के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के खिलाफ, उड़ीसा के खिलाफ सारे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रहते हैं चिदम्बरम साहब के पास, मध्य प्रदेश के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में नहीं रहते। और फिर कहूंगा, क्या देश की सुरक्षा के इतर उनसे अधिक काम लिया जा रहा है? कहीं च्विंगम सट रहा है, कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है, सब हम देख रहे हैं। Well, as far as the pendency in the Supreme Court is concerned and the judicial proceeding therein, I would not like to make any comment. But yes, in most of the cases related to Gujarat, whether encounter others, the role of the central agencies under political pressure is certainly deeply regrettable and condemnable. सर, एक सवाल लाभ आता हूँ।
Do you agree that the Indian intelligence agencies by themselves, apart from the politics, are not really up to the mark and they need to be upgraded? There is always a scope for improvement. But I can say with some experience, I have been a minister in the government of India, that we have some of the finest officers in the intelligence who have done so well. Many of you are senior journalists sitting here. You have been knowing their names for the last so raw in terms of outside security, IB in terms of internal security. And the larger issue remains, I must flag that, इस देश के लिए मरने को कौन तैयार रहता है? Security forces. भाषण तो बहुत लोग देते हैं. But they die for the country. And if they are feeling let down today, it's a matter of serious concern. मैंने सुजीत ठाकुर जी के बाद सर 26/11 के बाद NIA बनाया गया था और जर्मन बेकरी और तुर्कमेनिस्तान में अभी तो कोई डेट नहीं कर पाया, कोई अरेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि समझौता ब्लास्ट और इन सब तरह इस तरह के जो मामले हुए हैं बहुत आगे तक जा रहे हैं. क्या लगता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम हो रहे हैं या क्यों नहीं काम? देखिए सुजीत ठाकुर जी, कई बार सच्चाई अपने आप बोलती है, तो जो तथ्य आपके सामने हैं उससे आप निष्कर्ष निकालें. हाँ, अलग बाद में आऊंगा इससे. नीरज जी, पृथ्वीराज चौहान ने आज एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के पे बार-बार कमी क्यों होती है, तो उन्होंने कहा कि देश में CBC, CBI और CAG जैसी जो संस्थाएं हैं उनके डर के चलते अफसर फैसले लेने से डरते हैं और इसलिए इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट में देरी होती है, मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में कमी आती है. पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय मंत्री जब 2G हो रहा था और कॉमनवेल्थ हो रहा था, और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे. ये कौन सी गैर जिम्मेदाराना बात वो कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? पैसे, सरकार के पैसे जो जनता के टैक्स के पैसे होते हैं, इसके खर्च करने की एक प्रक्रिया होती है. आप ईमानदारी से और प्रामाणिकता से खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप नियमों की अनदेखी करेंगे और चेहरों को देख के फैसले करेंगे तो गलती होगी. हाँ बताइए. एनी अदर क्वेश्चंस ऑन टेररिज्म इशू? थैंक यू. बताइए साहब. छोटा सवाल है, मुद्दा बड़ा है. अन्ना हजारे जी जो अपने जन लोकपाल बिल है उनका, उस पर जन्म संग्रह करा रहे हैं और परसों दिन से कपिल सिब्बल के कंसल्टेंसी से कराना शुरू कर. ऐसा है, अब उनके प्रयास को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम कई मुद्दों पर अपनी बात तो हम कह चुके हैं, लेकिन जरा हम सरकार के अधिकृत बिल की प्रतीक्षा में, वो कब तक बन करके आए. धन्यवाद.